इतिहास हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे क्या कि इतिहास शब्द का मतलब क्या होता है ना। इतिहास की परिभाषा क्या होती है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, और जो इतिहास का वर्गीकरण किया गया है किस आधार पे किया गया है, और उसका वर्गीकरण क्या क्या है, हम इतनी चीज के बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए। ठीक है, और क्लास का मजा लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल क्लास का मजा लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कहाँ, इतिहास के बारे में। ठीक है सर, जो इतिहास हमारा है, हम बात क्या करते हैं इतिहास के बारे में, तब पूछेगा सर जो हमारा इतिहास है क्या इसका कुछ मीनिंग हो सकता है क्या। बिल्कुल, जो इतिहास शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है सर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास है दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। पहला शब्द क्या है, इति, और दूसरा क्या है, हास। देखिए इति जो है इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ही। ठीक है, और हास का मतलब क्या होता है, हुआ, होगा। तो बोलिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ, इतिहास का मतलब क्या होगा, हम बताएं क्या इतिहास का मतलब क्या होगा, तो ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, इतिहास का मतलब क्या होगा, ऐसा ही हुआ होगा। हम बात करते हैं इसकी परिभाषा का, इसका परिभाषा क्या हो सकता है, तो हम क्या बताएंगे। पहली बात सब लोग जानते हैं, अतीतों का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। बिल्कुल सही है। देखिए हम क्या बताएंगे कि अतीतों के उन घटनाओं का, अतीत के उन घटनाओं का जो क्या हो, जो एक निश्चित कालखंड में घटा हो, व्यवस्थित हो, और क्या है जो साक्ष्य आधारित हो, हम उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यही देख लीजिए, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे सर अतीत का अध्ययन तो इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। बिल्कुल सही बात। क्या, तो अतीत की घटनाओं का क्या है, कालानुक्रमिक, व्यवस्थित और क्या, तो साक्ष्य आधारित जो विवरण मिलता है, प्रमाण मिल रहा है, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे क्या इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस साहब जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं। कोई दिक्कत। इतिहास क्या होता है, तो इतिहास अतीत के उन घटनाओं के बारे में बताता है जो एक निश्चित कालखंड में घटा हो, एक व्यवस्थित तरीके से हुआ हो। ठीक है, साथ में क्या है, तो उसका कोई ना कोई हमारे पास साक्ष्य प्रमाण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। इतिहास का जनक कौन है, तो हम क्या बताएंगे, इसका पिता कौन है, जनक कौन है, तो क्या बताएंगे, हेरोडोटस साहब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आखिर हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं। एक सवाल आता है कि सर इतिहास में बहुत सारा डेट है, बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ना है, बहुत सारा वंश के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, भारत छोड़िए, भारत के अलावा दुनिया के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, हम सर इतिहास क्यों पढ़े, क्या कोई जरूरी है। हम यही बात करने वाले कि हम इतिहास क्यों पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले बात देख लीजिए कि अगर आपको अपने अतीत के बारे में जानना है, क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने बारे में जान पाए, और जब आपको अपने बारे में जानना है तो पहले आपको अपने पूर्वजों के बारे में जानना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आपको अपनी सभ्यता संस्कृति जाननी है वर्तमान की, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारा समाज है उस समाज में हमारी सभ्यता क्या थी, संस्कृति क्या थी, हमारा खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज क्या था। और जब हम वह जानेंगे तो उसके लिए हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात हम इतिहास इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि हमें यह चीज देखना पड़ेगा ना कि अगर इतिहास में कोई ऐसा फैसला भी हुआ है क्या जो मानव समाज के लिए कोई अच्छा हुआ है, कोई बुरा हुआ है। ठीक है, तो हम अगर इन सारी बातों को हमको अगर जानना है तो हमें इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। हमने पहला पॉइंट क्या बताया कि अगर आपको अपने अतीत के बारे में जानना है तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि अतीत का विध्वंसात्मक, क्या कोई ऐसा फैसला भी है जो मानव समाज के लिए विध्वंस कारक हो गया है ना। जैसे आपने सुना है ना 1945 में क्या हुआ, परमाणु युद्ध हुआ, जापान में परमाणु बम गिरा दिया गया, क्या वो विध्वंस नहीं मचाया, क्या हमें सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, सीखना चाहिए ना। और साथ में क्या है कि कुछ हमें सृजनात्मक काम भी हुए होंगे, निर्णय भी हुआ होगा। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, जब हम इसके बारे में जानेंगे तभी तो हमारा अगला समाज जो है
हम उस पर ध्यान में रख के काम करेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है कि हम अपने सभ्यता और क्या संस्कृति के बारे में भी अगर हमें जानना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। हम बात करते हैं इतिहास का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है सर, हमारा जो इतिहास है क्या इसका वर्गीकरण किया जा सकता है? बिल्कुल सर। किन किन भागों में? तो हम बोलेंगे 2 भागों में हम अपने इतिहास को बांट सकते हैं। किस किस रूप में? तो एक परंपरागत वर्गीकरण है, दूसरा क्या है आधुनिक वर्गीकरण। चलिए अगर हम बात कर रहे परंपरागत वर्गीकरण का तो बोलेंगे सर परंपरागत वर्गीकरण जो हमारे इतिहास का है किसने दिया है? तो हम क्या बताएंगे, एक व्यक्ति है जे.एस. मिल ने। जो जे.एस. मिल साहब है उसने क्या किया, भारतीय इतिहास को यानी कि परंपरागत वर्गीकरण का कंसेप्ट किसने दिया है? जे.एस. मिल ने दिया है। क्या दिया है? जे.एस. मिल ने बताया कि भैया जो भारत का इतिहास है इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। और भाग कौन कौन सा है? हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। किसने कहा? जे.एस. मिल ने कहा है कि भाई भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? तो मुस्लिम इंडिया, सॉरी हिंदू इंडिया, दूसरा मुस्लिम इंडिया, तीसरा ब्रिटिश इंडिया। क्या ऐसा कोई कालखंड है? बिल्कुल है। जे.एस. मिल ने कहा कि पाषाण काल से लेकर के, कहां से? पाषाण काल से लेकर के 1206 ईस्वी तक के कालखंड को हम किस नाम से जानेंगे? तो हम हिंदू इंडिया के। अब बोलेगा सर पाषाण काल तो समझ में आ रहा है कि किसकी? तो मानव सभ्यता की शुरुआत है। लेकिन 1206 में भारत में ऐसा कौन सा घटना घटा इसे इन्होंने क्या किया, पूरा साम्राज्य को ही चेंज माना। तो सर 1206 में जो हुआ था, 1206 में क्या हुआ, तो दिल्ली में क्या हुआ, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली में क्या हुआ, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। और यह किया कौन? ऐबक, एक व्यक्ति है, नाम क्या उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह ऐबक कौन है? तो बोलेगा सर यह तो मोहम्मद गौरी का कौन है? गुलाम है। और यह गुलाम है इसलिए क्या किया, तो गुलाम वंश की स्थापना कर दी। जो ऐबक है इसने क्या किया भारत में, तो गुलाम वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की स्थापना की? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में किस वंश की स्थापना की है? तो बोले क्या सर, गुलाम वंश की स्थापना की। कब किया है? 1206 में। तो जो जे.एस. मिल साहब है उसने कहा कि जैसे ही भारत में किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना की गई, वहां से इन्होंने क्या मान लिया कि भैया अब क्या हुआ, हिंदू इंडिया का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब प्रारंभ क्या होता है भारत में? मुस्लिम इंडिया। ठीक है। जे.एस. मिल के अनुसार तो इन्होंने क्या बताया कि जो 1206 है वहां से लेकर के कहां तक, तो 1757 का जो कालखंड है इसे क्या माना इन्होंने? मुस्लिम इंडिया का नाम दिया। तो बोले कि सर 1206 समझ में आ रहा है कि ऐबक साम्राज्य का स्थापना किया। यहाँ पे क्या हुआ, तो सर यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे पलाशी का युद्ध हुआ है। 1757 में क्या हुआ? पलाशी का युद्ध हुआ। और पलाशी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो हम बताएंगे, एक तरफ अंग्रेज है, ठीक है, और एक तरफ कौन है, तो बंगाल का नवाब है। बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला है। और अंग्रेज कौन है? तो क्लाइव है। लिख ही लेते हैं अंग्रेज कौन है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो रॉबर्ट क्लाइव है। और नवाब कौन है? नवाब सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला है। तो जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है वह और अंग्रेजी अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या होता है, एक युद्ध होता है। कब? 1757 ईस्वी में, जिस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और जीतता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद बंगाल का अगला नवाब जो बनता है वो मीर जाफर बनता है। और ऐसा माना गया कि जो मीर जाफर है वह किसी कठपुतली है, तो रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली है। इसलिए क्या माना है कि अब भारत में किसकी, ब्रिटिश सत्ता प्रारंभ हो चुकी है। तो जे.एस. मिल ने कहा कि भैया यहां से क्या होता है, मध्यकालीन यानी कि मुस्लिम इंडिया खत्म होता है और ब्रिटिश इंडिया प्रारंभ होता है। तो 1757 से लेकर के 1947 तक का जो कालखंड है इसे जे.एस. मिल ने क्या नाम दिया, तो क्या बोलेंगे सर, इसको नाम इन्होंने क्या दिया है,
ब्रिटिश इंडिया नाम दिया है। ठीक है, चलिए हम अगला चलते हैं। भारत क्या है, आधुनिक वर्गीकरण। तो आधुनिक वर्गीकरण को भी 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसका कालखंड क्या दिन माना जाता है कि 2350 ईस्वी से लेकर के और कहा तो 700 ईस्वी। प्राचीन भारत इतिहास का कालखंड 2350 हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत से लेकर के और 700 ईस्वी का कालखंड है, वहां तक माना जाता है। क्योंकि क्या हुआ होता है भारत में कि 700 ईस्वी आते आते भारत में क्या होता है, क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति होने लगती है, छोटे छोटे राज्य का उत्थान होता है और यह राज्य क्या होता है, इतने आक्रामक होते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो भारत में एक ताकतवर राजा था, हर्षवर्धन था कनौज का, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए माना क्या गया कि भाई यहाँ से क्षेत्रीय राज्य की उत्पत्ति, मतलब कोई केंद्रीय शक्ति बचा नहीं, है ना। तो इन्होंने क्या माना गया यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है तो भाई प्राचीन भारत खत्म होता है और अब आगमन किसका हो चुका है, मुस्लिमों का। तो इसे क्या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में रखा गया। ठीक है, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसे क्या माना गया कि 700 ईस्वी से लेकर के और 1707 ईस्वी का कालखंड क्या माना गया, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास। 1707 में क्या हुआ है, तो एक अधिकारी है, नाम क्या हो, एक राजा है औरंगजेब, एक मुगल सम्राट है औरंगजेब, और औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भारत में सबसे अंतिम ताकतवर मुगल सम्राट जो है वो कौन है, औरंगजेब है। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है भारत में कोई क्या है, केंद्रीय शक्ति उतना मजबूत नहीं है जितना कि औरंगजेब तक था, है ना। तो अब क्या होगा भारत में, अब मुगल टूटेगा, फिर से क्या होगा, छोटा छोटा राज्य बनेगा। तो मतलब इसे क्या माना गया कि भैया अब मुस्लिमों का दौर खत्म हो गया है, मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास की समाप्ति। प्रारंभ क्या होगा, सब प्रारंभ क्या हो जाएगा यहाँ से, आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 तक का जो कालखंड है उसे क्या माना गया, आधुनिक भारत। एक चीज और बताते हैं, जो मध्य का, जब भारत में मुस्लिम शासक हुए, इन्होंने क्या किया था कि भारतीय क्षेत्रों को प्रशासन करने के लिए, शासन करने के लिए अलग अलग सामंतों में बांट दिया। इसी समय क्या है, सामंतवाद एक कंसेप्ट आया था मुस्लिमों के समय में। इसलिए क्या मानते हैं हम कि मुस्लिम सामंतवाद के समय का जो भारत है उसे क्या माना गया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। सामंतवाद से पहले का काल प्राचीन और सामंतवाद के बाद का काल ब्रिटिश काल माना गया है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आज हमारा क्लास क्या होता है, यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि आखिर भारत के अंदर में जो कौन है, ब्रिटिश है ना, अंग्रेज है, वह अपनी सत्ता को कैसे स्थापित कर पाए, उन्होंने ऐसा कौन कौन सा रूल लेके आया, कौन कौन सा नियम बनाया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, भारत को अपना गुलाम बना सका। तो हम अगला इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अगर क्लास अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।